सलाम वालेकुम बच्चों। भाई आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? हेलो। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ओ, आ रही है भाई, आ रही है। ओके, गुड हो गया, वेरी गुड। डन है भाई, डन है। ओके, अच्छा भाई, चलो भाई। हाँ भाई, क्या सीन है? कल हम लोग बात कर रहे थे सपोर्ट एंड मूवमेंट की, और सपोर्ट एंड मूवमेंट में हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी थी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी थी। ओके, अब देखो, हमारे पास आखिरी के दो रसूमात इस चैप्टर की अदा करते हुए आगे चलेंगे। इस चैप्टर में दो चीजें और है हमारे पास, और वो हैं, दो चीजें और थी, और वो थी डेफिशिएंसीज, डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स किस किस चीज के थे भाई? डिसऑर्डर बोन्स के और मसल के एक साथ मैंने कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स एंड डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स। वैसे तो अगर हम पीएमसी का सिलेबस खोल के देखें तो पीएमसी के सिलेबस के अंदर हमारे पास बोन्स का सिर्फ एक ही डिसऑर्डर है, और वो आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन कुछ एक आध एडिशनल बात बता दूंगा जबानी ऐसी चलते फिरते, ताकि आपके दिमाग में रहे वो चीज। दूसरा है कि मसल के हमारे पास आमतौर पे दो ही होते हैं। मसल की डिसऑर्डर्स ऐसे लिखी पीएमसी में, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि वो अपने दिमाग में रखो, क्योंकि उससे कॉन्सेप्चुअल बात सामने निकल के आती है, तो वो बताना जरूरी है। लेट्स गो फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ बोन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस बेटा, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास बोन्स होती हैं, एक के ऊपर एक रखी हुई होती है बोन्स। ठीक है, बोन्स रखी है एक के ऊपर एक। अब वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी ये बोन्स वेयर एंड टेयर का शिकार होती है, और एक दूसरे के ऊपर आके रगड़ना शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट आपके पास उनके जॉइंट्स फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। अब देखो, बीच में विद इन दीज बोन्स वी हैव साइनोवियल फ्लूइड। हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि साइनोवियल फ्लूइड खत्म होना शुरू होता है, और इन्फ्लेमेशन और पेन बढ़ना शुरू हो जाता है हमारी बोन्स के अंदर। इन्फ्लेमेशन और पेन बढ़ना शुरू हो जाता है हमारी बोन्स के अंदर। अच्छा भाई तो ये हमारे पास इस तरह की चीजें थी। तो पुरानी बातें रिव्यू करता हुआ चलूं मैं आपके पास, ताकि पुराने बच्चों को याद भी रहे कि मैंने कल क्या बात की थी। तो बेटा, हमने कल स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात की थी। एक तो तुम लोग भूल जाते हो और सो जाते हो। शुक्र है कि कैमरे वैमरे नहीं खुल जाते, तो तुम लोग सो रहे होते होगे कैमरे के आगे, मोबाइल के आगे। हमारे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। जाग तो रहे हो ना, या मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ? मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे वहशत हो रही है तुम लोग की खामोशी से। ओहो, लारेब का जवाब आ गया कि सर जी मैं जाग रही हूँ, बाकी सारे सो रहे हैं बहुत जरूरी काम से। अब देखो कल की क्लास में हम लोगों ने जो बातें की, लेट मी रिवाइज इट फॉर यू, के गुड 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 गुड। सर शाम को ही सोते हैं बेटा, शाम को नहीं सोते, रात को सोते हैं, शाम को जागते हैं। ये मुझे लग रहा है भजिया होगी, ये भजिया होंगी ये वजिया लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। एक मिनट, लेट मी चेक। ओहो, आई डिडंट डिसअपॉइंट माई सेल्फ, मैं सही था, ये वजिया नहीं बोला हो। हाँ पता नहीं, ओके। अच्छा भाई, अब देखो, कल की क्लास में हमने कहा कि हमारे पास एक फिलामेंट होता है, वी कॉल इट एज अ मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट होता है आपके पास, ठीक। अच्छा, शाम को नहीं सोते, ओके। गलत पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया, जरूरत से ज्यादा दिमाग चला लिया मैंने।
माजरत, हमारे पास एक फिलामेंट होता है, उसको मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज प्रेजेंट लाइक दिस, ये मायोसिन फिलामेंट आपको मैंने कहा था, इसके ऊपर एक्टिन फिलामेंट होता है, आमने सामने इस तरह से मौजूद होता है हमारे पास, इस तरह से ना। तो फिर मैंने आपसे कहा कि जब एटीपी आके बाइंड करता है तो आपके जो दोनों एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं डिटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और उसके बाद जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, जब एटीपी टूटता है तो ये आपके पास अपने आप को कॉकिंग पोजीशन में लेके आता है। एंड देन जब एडीपी और फॉस्फेट रिलीज होते हैं तो उसके नतीजे में पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। फिर एटीपी दोबारा आता है, वो इसको डीकॉक करता है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, एटीपी दोबारा से आपके पास टूटता है, टूटने के नतीजे में इसकी कॉकिंग होती है, एडीपी और फॉस्फेट रिमूव होते हैं, आपके पास आगे जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, पुरानी बात को रिवाइज करते हुए एक सवाल आपसे पूछ लूं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ, मायोसिन और एक्टिन, मायोसिन और एक्टिन ये दोनों कौन से प्रोटीन्स हैं? मायोसिन और एक्टिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये बाइंड होते हैं, ये स्ट्रक्चर यानी कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं। कौन से कौन से प्रोटीन्स हैं? भाई वजिया ने बताया सर, ये फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। फाइब्रस प्रोटीन उमूमी तौर पे नॉट ऑल द टाइम बट उमूमी तौर पे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, या आपके पास किसी किस्म की कोई सपोर्ट के लिए काम करते हैं, जनरली स्पीकिंग। ग्लोबुलर प्रोटीन हम जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं किसी किस्म के एंजाइमेटिक फंक्शन, इस तरह की किसी चीज के, ओके ओके। अब वो सारी बातों से निकल के अब हम आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आके हम लोग बात कर रहे थे आर्थराइटिस की। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग आर्थराइटिस, कि हमारे पास जो दो बोन्स है किसी जॉइंट की, इनके दरमियान में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो इनको घिसकना शुरू करता है, घिसना शुरू होता है। बोन्स पुरानी हो रही होती हैं, जाहिर सी बात है, एज ज्यादा होती है, डाइट का ख्याल नहीं होता, मेलनरिश्ड होते हैं, घिसने के नतीजे में आपके पास ये दोनों बोन्स के दरमियान में साइनोवियल फ्लूइड्स खत्म होना शुरू होते हैं। एक वक्त आता है कि बोन्स आपस में इतनी करीब आ जाती हैं कि इनका साइनोवियल फ्लूइड ऑलमोस्ट एंड हो जाता है, और बोन्स के ऊपर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं वो खिसना शुरू हो जाती हैं, हटना शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट ये दोनों बोन्स, चूंकि बोन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, तो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाती है इन कुछ इन वेरी सिवियर केसेस। जब ये बोन्स एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगी तो मेरा बेटा आपके पास उंगलियां के जॉइंट्स है ना, ये इस तरह से, ये उंगली के जॉइंट्स है। अब ये जॉइंट अगर आपके पास बाइंड हो गए तो आपका हाथ ऐसा स्टिफ हो जाएगा, यू कैन नॉट मूव योर फिंगर्स एनीमोर। तो ये वाला सीन आपके पास जो होता है ये आपके आर्थराइटिस के अंदर हो रहा होता है। अब आर्थराइटिस के होने की वजूहात क्या है, रीजंस बिहाइंड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों, एक रीजन आर्थराइटिस का मेल नरिशमेंट होता है, मेल नरिशमेंट होता है, मेल न्यूट्रिशन या मेल नरिशमेंट होता है। वो कैसे? कि जब आपकी बॉडी के अंदर, आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम रिच डाइट डेफिसिट होगी, ऐसी डाइट कम होगी जो कि कैल्शियम पर मुश्तमिल है, तो आपकी बॉडी को कैल्शियम लेना पड़ेगा बोन से। क्या मेरे बच्चे मुझे ये बता सकते हैं कि बोन से कैल्शियम निकलवाने वाले सेल कौन से होते हैं? बोन से कैल्शियम निकलवाने वाले सेल्स कौन से होते हैं? हाँ भाई, हाँ भाई बच्चों, सर उनका नाम ऑस्टियोक्लास्ट होता है। लारेब ने जवाब दिया, और वजिया ने भी जवाब दिया, और अरीबा ने भी जवाब दिया, और मैंने भी जवाब दे दिया। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं मेरे बच्चों, ये किसकी ईमा पे काम कर रहे होते हैं, किसके पेरोल पे काम करते हैं, किसके कहने पे ये कैल्शियम को निकलवाते हैं बोन से, किसके कहने? ओहो, लारेब ने मेरा जुमला खत्म होने से पहले ही बता दिया कि सर पैराथायरॉइड हार्मोन से रिलीज होने, जो पैराथायरॉइड हार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो रिलीज होता है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल से कैल्शियम निकलवा के ब्लड में लाता है। तो जब आपकी डाइट में कैल्शियम है ही नहीं तो इन्हीं बोन से कैल्शियम निकलेगा, ये बोन आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटल होना शुरू होंगी, दे विल स्टार्ट कंप्रेसिंग ईच अदर, इनके बीच का साइनोवियल कैविटीज खत्म होना शुरू होंगे और एक दूसरे से जुड़ेंगी है और आपको परेशानी करेगी। एक बात हुई। दूसरी बात ये हो गई कि हमारे पास कुछ वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि उनका कोलेटरल डैमेज वो साइनोवियल फ्लूइड्स के ऊपर होता है। कुछ वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिनका कोलेटरल डैमेज आपके साइनोवियल फ्लूइड का होता है। अब ये स्पेसिफाइड नहीं होता कि कौन से वायरसेस ये काम करते हैं,
लेकिन ये जरूर है कि आपके पास ये कुछ भी कोई भी वायरस अगर किसी ओल्ड एज के बंदे को अफेक्ट करता है, उसके ज्वाइंट्स को अफेक्ट करता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि साइनोवियल कैविटीज मुतासर होती हैं एंड दे स्टार्ट डीकम्प्रेसिंग, और उसके नतीजे में बोन्स एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। सर ये क्या वर्ड बोल रहे हैं आप, मैं समझ नहीं आ रहा। कोलेटरल, कोलेटरल कहते हैं वायरस का अटैक किसी और चीज पे था, लेकिन साथ में ग्रेवी के तौर पे और भी चीजें अफेक्ट होना शुरू हो गई, उसको कहते हैं कोलेटरल डैमेज। यानी आप मिसाल के तौर पे मारने जा रहे थे किसी बंदे को, और उस फायर के एक्सचेंज में वो तो बंदा मारा ही मारा, लेकिन उसके अलावा और दो तीन बंदे भी टपक गए। तो ये जो टपके हुए साइड में बंदे हैं जिनका आप मारने के लिए जा, जिनका आपके मारने की इंटेंशन नहीं थी बट वो आ गए फायरिंग के बीच में, ये कोलेटरल डैमेज कहलाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है, इसको कोलेटरल कहते हैं। तो वायरस का इन्फेक्शन किसी और चीज की तरफ सब्जेक्टेड था, बट एज अ रिजल्ट ऑफ द सिविरिटी और ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ दैट अटैक आपके पास कोलेटरली और दूसरे पार्ट जो मुतासर हुए जिसमें आपके साइनोवियल फ्लूइड्स भी थे। अच्छा, इसके अलावा आपके पास क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओ हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने लगा हूं, वो है ओवरवेट होना। मेरा बेटा ये याद रख लेना, these three phenomena contribute to osteoarthritis। ओवरवेट होना कैसे आपके पास आर्थराइटिस को सपोर्ट करता है, तो भाई उसकी वजह ये है कि आपके पास आप खड़े हुए हो और ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस दबा रहा हो आपको, तो आप एक हद तक हाइड्रोलिक प्रेस को रोक सकते हो, उसके बाद जैसे उसका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा आप पिचकते चले जाओगे। तो आपने देखी होगी ना वो सेटिस्फाइंग वीडियोस फेसबुक पे आती है, हाइड्रोलिक प्रेस रख देते हैं, उसके नीचे कोई भी चीज रख देता है, वो चीज दबती जाती है, वो उसके पिचक पिचक हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी बोन जो है उनके ऊपर, यानी फॉर एग्जाम्पल आपकी जो थाई की बोन है, खासतौर पर आपकी जो नीज है, उनके ऊपर वो पिलर्स हैं बॉडी की, तो उनके ऊपर पूरी बॉडी का वजन है। अभी माशाल्लाह से इतना बड़ा जो 4-5 मन का आप लोग अपने ऊपर जो लेकर चल रहे होते हो चर्बियों का ढेरा, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोड आपके जॉइंट्स के ऊपर बढ़ेगा और वो प्रेस करते जाएगा आपके साइनोवियल कैविटीज को, और एक वक्त आएगा कि उतनी दब जाएंगी कि फिर वो रिकवरेबल नहीं होती, फिर या तो उनको ऑपरेशन करना पड़ता है या फिर आपको जो है ना दवाइयों पे चलना पड़ता है, वजन कम करना पड़ता है। एक बार इतना बड़ा कोई वजन बढ़ा लेता है ना तो फिर उसमें हिम्मत नहीं होती वजन कम करने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ना तो फाके करो, फाके चलो कर लो मसला नहीं है, लेकिन जो खाओ तमीज का खाओ, कचरा ना खाओ। और अगर खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल तो अपना समझ के खाओ, ऐसा ना समझ के खाओ कि सर हमदा ने जो है ना 198 के ऊपर आउट ऑफ 200 आपको बुफे दे दिया है, तो आप जो है वो बस दिल खोल के बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, 5-6 दिन तक खाए जा रहे हैं, तो आप जो है वो रोज आपका ये रूटीन बन गया, तो आप ओवरवेट हो जाओगे और इससे आपके घुटने उठने सारे खराब हो जाएंगे। तो इसको मद्देनजर रखिए। अब इसकी वो क्या होती है रिकवरी के लिए, इसके उससे कैसे निकला जा सकता है, इसकी सर्जरी होती क्या होती है, तो भाई इसकी सर्जरीज होती हैं, इसकी दवाइयां चलती हैं, इसका बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़ा महंगा प्रोसेस होता है इसका। छोटे मोटे ऑस्टियोआर्थराइटिस तो काम हो जाते हैं, लेकिन लंबी चीज आपके पास काम उसका नहीं हो पाता, फिर बड़ी महंगे खर्चे होते हैं। एक चीज हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं डेस्क क्लिप। डेस्क स्लिप, डेस्क स्लिप के अंदर आपके पास हार्निएटेड डिस्क का फिनोमेना भी आ जाता है, इसके अंदर स्पॉन्डिलोसिस भी आ जाता है, इसमें आपके पास जो है वो sciatica भी आ जाता है, तीनों की तीनों एक ही चीज से रिलेटेड होते हैं। डिस्क स्लिप का मसला क्या होता है, डिस्क स्लिप का मसला ये होता है कि हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम है ना मेरे बच्चों, वर्टिकल कॉलम जो है ना, वर्टिकल कॉलम इसके दरमियान में, वर्टिकल कॉलम के दरमियान में हमारे पास कुछ वो होते हैं, क्या कह लो, वर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो दोनों हड्डियों को करीब आने से रोक रही होती है, क्योंकि इन हड्डियों के दरमियान से नर्व्स निकल रही होती है, नर्व्स निकलती हैं। अब देखो अगर ये हड्डियां एक के ऊपर एक बैठना शुरू हो गई तो इन हड्डियों के दरमियान से जो नर्व्स के गुच्छे निकल रहे हैं वो दबेंगे और आपके पास आपकी नर्व डैमेज हो जाएगी। ये बात समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों। अब मसला क्या होता है कि समटाइम्स हमारी अपनी हमाकतों की वजह से हमारी जो वर्टिब्री है वो एक के ऊपर एक आके बैठना शुरू हो जाती है, और वो एक के ऊपर एक क्यों बैठती है, अब देखो समझो मेरी कहानी को, क्या मसला होता है। देखो, अच्छा मैं अजान का ब्रेक दे रहा हूँ, अजान हो रही है, फिर मैं अजान के 5-10 मिनट के बाद में आप लोग दोबारा ज्वाइन करो, एग्जैक्ट 10 मिनट बाद में आप लोग दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है मेरे बच्चों, एग्जैक्ट 10 मिनट बाद।
अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं वापस आ गया छोटे से ब्रेक में, छोटे थोड़े लंबे से ब्रेक के बाद। हाँ, 10 मिनट दिए थे तकरीबन मैंने, उतने में आपके पास टाइम लगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आवाज आप लोग क्लियर आ रही है? आप लोग यहाँ पर मौजूद हो, हयात हो, बात कर रहे हो मुझसे, जाग रहे हो, सो तो नहीं गए? जहाँ शाम को तो वैसे हम सोते नहीं। हाँ भाई, हेलो हेलो बच्चों, इज एनीवन अवेलेबल? हाँ भाई, मौजूद है भाई। अच्छा मेरा बेटा, ये जो 1+9 5G, ये आपका नाम क्या है? मैं आपको किस नाम से मुखातिब करूं? इसमें बहुत सारे नंबर हैं आपके नाम में, 1 भी है, प्लस भी है, 9 भी है, 5 भी है। निद्रा, ओके डन हो गया, सही है। नाम मुझे पता हो ना एटलीस्ट। ओके सही है। ओके सिद्रा बेटा, सिद्रा बेटा बात समझ में आ रही है मैं जो मैं कह रहा हूँ आपसे? मैंने अभी तक इतनी सारी बातें यहाँ पे बताई, क्लियर हो रही है आपको बातें? ओके गुड हो गया। अरे भाई बाकी बच्चे कहाँ चले गए? बाकी बच्चे कहाँ चले गए? हाँ भाई आ गए भाई, अरीबा आ गई, चलो गुड हो गया, गुड हो गया। चलो अब देखो तस्वीर में मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। नमाज पढ़ रहे थे, हाँ हाँ मैं भी, इसलिए मैंने सिर्फ 10 मिनट दिए थे। ओके, अब देखो हमारे पास ये नॉर्मल स्पाइन है, इसके बीच में वर्टिब्रल डिस्क है। या आपके पास एक स्पाइन है जिसमें एक एडिशनल बल्जिंग है, इसको कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क, हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है? मिसाल के तौर पे मेरे पास ना, लुक एट मी, मुझे देखना, मुझे और से देखना, समझाता हूँ तुमको। मिसाल के तौर पे ये चीज नीचे पड़ी हुई है, तो आई एम गोना गो लाइक दिस, ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे जा रहा हूँ, और मैं इस चीज को यूं करके उठा, यूं करके उठा, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरी पूरी स्पाइन यूं करके, स्पाइनल फ्लेक्शन कहते हैं इसको, पूरी स्पाइन यूं करके मुड़ गई, ठीक है, पूरी राउंड हुई थी। और जब मैं खड़ा हुआ ना, तो मेरे वापस दोबारा स्पाइन एक्सटेंशन पे चली गई। अभी जो बार बार फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एक्सट्रीम फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा था ना, इसके नतीजे में दोनों जो हड्डियों के, जो आपके कमर के मोरे हैं ना, वर्टिब्री, उसके दरमियान में गैप बनता जाता है। अभी जो गैप बनता है उसके नतीजे में, अब देखो स्लाइम देखा होगा ना आप लोगों ने, सेटिस्फाइंग वीडियोस में स्लाइम होता है। स्लाइम को क्या करते हैं? स्लाइम को अगर एक तरफ से दबाते हैं तो दूसरी तरफ निकल जाता है, वहां से दबाओगे इस तरफ निकल जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब वर्टिब्री कंप्रेस होती है दोनों आपस में, तो इनकी कंप्रेशन से आपके पास हर्नी, आपके पास जो डिस्क है ना, वो दूसरी तरफ बल्ज कर जाती है, थोड़ी सी फूल जाती है, बल्ज कर जाती है, फूल जाती है। अब होता क्या है? नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक जनरल बात बता रहा हूं। अब होता क्या है कि आपके पास ये कंप्रेशन के नतीजे में बल्जिंग होती है, और बल्जिंग के नतीजे में क्या होता है कि आपके पास, अब जब वो बल्ज करके वो डिस्क बाहर आती है ना, तो अतराफ में जो नर्व निकल रही होती है ना, वो उनको दबाती है, वो उनको दबाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर ये वर्टिब्री बनी हुई है ना, ये वर्टिब्री इस तरह से बनी हुई है आपके पास, ठीक है। या आपके पास एक दूसरी वर्टिब्री बनी हुई है। तो अब बीच में से जो हर्निएटेड डिस्क है, फॉर एग्जाम्पल वो इस तरफ बल्ज कर गई, लेट्स सपोज, तो यहां से हमारे पास कुछ नर्व निकल रही होंगी, यहाँ से भी निकल रही होंगी नर्व्स, यहाँ से भी निकल रही होंगी, यहाँ से ऊपर से भी निकल रही होंगी। तो जो नर्व्स निकल रही है बीच में स्पाइनल कॉर्ड से, अब ये नर्व यहाँ पर आपके पास दबना शुरू हो जाएगी, इस बल्जिंग की वजह से दबना शुरू हो जाएगी। और इस दबने के नतीजे में, और इस दबने के नतीजे में आपको एक्सट्रीम पेन होता है। ये जो एक्सक्रूशिएटिंग पेन जनरेट होता है, ये इतना बुरा होता है कि ना बैठ सकते हो, ना लेट सकते हो, ना उठ सकते हो, ना चल सकते हो, ना सो सकते हो, ना जाग सकते हो। आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगते हैं। आप बोलते हैं मैं जिंदा ही क्यों भाई, पता ही नहीं चल रहा करना क्या है मुझे। तो ये अच्छा खासी पेन होता है इसके नतीजे में। तो करना क्या है भाई, अपना पोस्टर सही रखना है आपने, कुछ भी लिफ्ट करना है जमीन से, जमीन पे बैठ के काम करना है, पोस्टर सेम रखना है। एक्सट्रीम फ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, स्पाइन का फ्लेक्शन नीचे की तरफ होगा, और एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पीछे नहीं आने चाहिए आपको। ये जो बार बार एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हो रही होती है वर्टिब्री की, इसके नतीजे में दबती है वो डिस्क, और वो इधर उधर साइड में किसी भी जगह से बाहर निकल जाती है, तो वो कंप्रेस करती है ना। ये सिंपली कहलाता है डिस्क क्लैम्प। डिस्क क्लैम्प क्या है कि बल्जिंग और हर्निएशन हो गई यहाँ पर आपके पास डिस्क की। मैं वर्ड्स लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर, बल्जिंग, बल्जिंग, या हम कहते हैं इसको हर्निएटेड, हर्निएटेड डिस्क, हर्निएटेड डिस्क। अब इसके नतीजे में क्या होता है जरा वो समझ लें। इसके नतीजे में ये होता है कि आपके पास जब नर्व कंप्रेस करती है, तो नर्व जिस जगह की कंप्रेस करेगी उस तरह की बीमारी होगी। मिसाल के तौर पे, आमतौर पे हम लोगों को जो हम आम लोग हैं चलने फिरने वाले,
इनकी चूंकि ये जो लंबर वर्टिब्री होती है ना पीछे वाली, जो बिल्कुल नीचे होती है, जो पेल्विस से थोड़ा सा ऊपर होती है, सैक्रल और लंबर का जो पोर्शन होता है, वो चूंकि सबसे ज्यादा फ्लेक्शन एक्सटेंशन का शिकार होती है, हम टेढ़े मेढ़े बैठते हैं, ऐसे वो झुकते हैं, तो वहां से निकलती है सियाटिक नर्व, जो पीछे से गोल घूम के आती है और पाँव के अंदर नीचे जाती है। ये कंप्रेस होती है इस तरह से और उससे बहुत ज्यादा पेन होता है। अब चूंकि सियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही है, तो इस बीमारी को हम कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं सियाटिका है। बट रीजन पीछे क्या है? डिस्क स्लिप कर गई, कंप्रेस कर रही है, नर्व में पेन हो रहा है, सियाटिक। ठीक है, वजह क्या थी? डिस्क स्लिप की। इसके अलावा समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्वाइकल के अंदर भी इस तरह की कंप्रेशन होती है, लेकिन आम लोगों को नहीं होती। आम लोग को इसलिए होती है कि आम लोग अपनी गर्दन को वजह इस्तेमाल ही नहीं करते। हमारी गर्दन हमेशा यही रहती है, बाल पे आते, वो तो वैसी रह जाती है, तो वो पूरे वक्त फ्लेक्शन में ही होती है, एक्सटेंशन में जाती नहीं, कोई ऊपर मुंह उठा के देखता तक नहीं है। ठीक है, अच्छा। लेकिन क्या होता है कि वो लोग के जो कि एथलीट्स होते हैं, जिनको अपनी गर्दन इस्तेमाल करनी होती है, जो कि आपके पास मिसाल के तौर पे ग्रैपलिंग स्पोर्ट्स या रेसलिंग स्पोर्ट्स में होते हैं, वो अपनी गर्दन को बार बार एक्सट्रीम लेवल पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के तौर पे ट्रेन करते हैं, तो उनके सर्वाइकल जो नर्व है वो कंप्रेस होती है बिकॉज ऑफ डिस्क स्लिप, और वहां पर आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास चाहे कोई सी भी नर्व कंप्रेस हो रही हो, चाहे सियाटिक नर्व की हो रही हो, चाहे किसी लंबर रीजन से निकल रही हो, थोरैक्सिक रीजन में आमतौर पर इतनी कंप्रेशन नहीं होती, सर्वाइकल से निकल रही है वहां पर कंप्रेशन हो रही है, अंडरलाइन कॉज आपके पास डिस्क स्लिप भी होता है, हर्निएटेड डिस्क या बल्ज डिस्क आपके पास। समझो मेरे बच्चों मेरी बात को, ये दो आपके बोन्स के डिसऑर्डर्स थे जो मुझे समझाने थे, मैंने समझा दिए। अब मैं दो मसल के डिसऑर्डर्स की तरफ आपके पास आ रहा हूँ और चैप्टर को फाइंड अप कर रहा हूँ। दो जो मसल के डिसऑर्डर्स हैं वो दोनों आपके पास सेम नेचर के, एक आपके पास क्रैम्प होता है और एक आपके पास टेटनी होती है। क्रैम्प्स और टेटनी आपके पास जो है वो माजरत यहाँ पर थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया था, आई वॉज बर्निंग माई हैंड। अच्छा भाई, अब देखो आ रहा, मसल फटीग पे भी आ रहा, बताऊंगा। चलो वो भी जिक्र कर देता हूँ, वरना आमतौर पर मसल फटीग का थोड़ा सा जिक्र जो है ना वो हम लोग करते हैं बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में, लेकिन चलो अगर तुम लोगों को आइडिया है थोड़ा बहुत इसका तो मसल फटीग भी जिक्र करते हैं, मसला नहीं। अब देखो, क्रैम्प्स और टेटनी दोनों में अंडरलाइन कॉजेस ऑलमोस्ट सेम होती है, हालांकि हमारी किताबें इसमें थोड़ा सा फर्क करके लिखती हैं। बोलती क्रैम्प्स के अंदर जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी, टेटनी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी, या टेटनी के अंदर क्रैम्प के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी और टेटनी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी। कैल्शियम और इलेक्ट्रोलाइट्स में फर्क क्या है? कैल्शियम इज ऑल्सो एन आयन और इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस की मजमूए को कहते हैं जो आपकी बॉडी के आयनिक बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। तो कैल्शियम को अलग निकाल देना और इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग निकाल देना, इससे कोई फर्क वैसे पड़ता नहीं है। अब दोनों के अंदर बेसिक बात ये होती है कि अगर हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए किसका? इम्बैलेंस हो जाए इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स कैन इंक्लूड सॉल्ट्स NaCl, दे कैन इंक्लूड कैल्शियम आयंस। इसके अलावा आपके पास पानी का इम्बैलेंस हो जाए मसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का, लाइक कैल्शियम, लाइक सोडियम, लाइक पोटेशियम, लाइक ओवरऑल सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट्स एंड वाटर, तो ऐसी चीजें आपके पास क्रैम्प्स कॉज करती है। क्रैम्प्स क्या होते हैं, ये टेटनी क्या होती है? इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन जो कि आपके पास कंसिस्टेंट होती है, यानी होता ही है कि मसल एक दूसरे के करीब तो आ जाते हैं लेकिन दूर नहीं जा पाते। जब मैंने पढ़ा था मुझसे बच्चे कहते थे कि सर ये वो रात में होता था, ये तो मैंने लोगों से पूछा क्या रात में हो जाता है ये, तो बताते हैं कि सर हम सो रहे होते हैं तो ना एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ना पाँव पता नहीं मोड़ दिया, क्या कर दिया, वो पट्टा चढ़ जाता है, पता नहीं नस चढ़ जाती है। हमारे यहाँ तो एक तो नस का लफ्ज लोग हर चीज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो जो भी होता है वो क्रैम्प, आपके पास क्रैम्प हो जाता है हमारी जबान में अगर बात करें तो आपके पास जो है वो काफ का मसल बहुत टाइट हो जाता है, एकदम से ना पट्टा चढ़ जाता है, क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कैल्शियम की और इलेक्ट्रोलाइट्स की और पानी की डेफिशिएंसी हो रही है मसल के अंदर और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया अपनी मर्जी से और वहीं रुक गया, वहां से हिला भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पीछे हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी थी वो सारी गलत हो गई। अब बोलो सर कैसे?
वो ऐसे कि अभी हमने बैकग्राउंड में पढ़ा कल की क्लास में कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को रिमूव करवाना पड़ता है, और रिमूवल के लिए जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो होती कैल्शियम, है कि नहीं है। अब यहां मैं कह रहा हूं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अपनी मर्जी पे, तो या तो ये बात सही है कि कैल्शियम की कमी पे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या कल वाली बात सही थी कि कैल्शियम के होने से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बताओ भाई क्या मसला है इस बात का, इस मसले को कैसे हल करें कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी मसल को कॉन्ट्रैक्शन पे मजबूर करवा रही है। हाँ भाई, कौन देगा इस बात का जवाब मुझे? मेरा सवाल समझ पाए हो मैं क्या सवाल कर रहा था? सवाल आएगा भी नहीं समझ में। देखो मैंने सिंपल सी बात बोली, हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आयन चाहिए होता है, ये कल आपने पॉइंट निकाला था कि सर दो जो है दो जगह पे कैल्शियम इस्तेमाल हो रहा है, तो उसी बात को आगे रखते हुए बात करता हूं कि मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आयन चाहिए। आपने कहा सर कैल्शियम, हो गया। मैंने कहा टेटनी और क्रैम्प का मतलब क्या होता है कि इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, है कि नहीं है? यही मतलब होता है ना क्रैम्प और टेटनी का, कि अपने ओन पे आपकी विल से हटके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं टेटनी या क्रैम्प। दोनों में सेम चीज होती है कि नहीं होती भाई? जवाब दो, जवाब दो भाई, जवाब दो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कैल्शियम था तो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अब यहां कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, क्या क्रैम्प और टेटनी में हमने लिखा ना इंबैलेंस हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में कैल्शियम है, तो अब जब डेफिशिएंसी हो गई तब भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो इसका मतलब है कि फिर ये तो कैल्शियम का सीन क्या है? यहां मैं कुछ और बात बोल रहा हूं, कल मैं कुछ और बात बोल रहा था। बोलो भाई बोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी बात समझ में आई? अब सवाल समझ में आया वजीर बेटा आपको मैं क्या कह रहा हूं? इम्बैलेंस का मतलब सर लाजमी डेफिशिएंसी है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड और इन मसल। सर दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट बातें बता रहे हैं। सर लो ब्लड कैल्शियम लेवल, ओके कैल्शियम लेवल लो हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया, वेरी गुड हो गया बेटा, लेकिन सवाल ये है कि अगर कैल्शियम लेवल कम है तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है? ट्रोपोनिन को तो रिमूव ही नहीं होना चाहिए था, आप तो सो रहे, तो सोते हुए आपका पट्टा खिंच गया वो। नहीं हो पाएगा भाई, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, मुझे खुद बताना पड़ेगा कुछ, है कि नहीं? सर कंपैरेटिवली कम होगा। चलो इससे पहले कि तुम लोगों के दिमाग में जो है पॉपकॉर्न बन के बाहर निकलना शुरू हो जाए, मैं इसका जवाब खुद ही दे देता हूँ। सर लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए सही होगा। अब मेरा बेटा पुरानी तस्वीर पे आओ। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मैंने एक डायग्राम बनाई थी, और उस डायग्राम में मैंने कहा था कि देखो ये गोल्जी बॉडीज थी टीटीब्यूल्स के साथ, टीटीब्यूल्स के साथ गोल्जी बॉडीज, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, वो मौजूद था। यहाँ पर आपके पास जो सार्कोप्लाज्मिक सार्कोमेयर थे, सार्कोमेयर, ओके। अब देखो मेरा बेटा होता क्या है कि जब आपका सार्कोप्लाज्म डेफिसिट होता है, ये पूरा एरिया सार्कोप्लाज्म का, जब आपका सार्कोप्लाज्म डेफिसिट होता है विद कैल्शियम, तो उस वक्त चाहते ना चाहते हुए उस सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने के लिए, होम्योस्टेसिस पे लाने के लिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अपने पास स्टोर्ड कैल्शियम को रिलीज करना शुरू कर देता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अपने पास स्टोर्ड कैल्शियम को रिलीज करना शुरू कर देता है। कहाँ रिलीज करना शुरू कर देता है? जहां डेफिशिएंसी थी। डेफिशिएंसी कहाँ थी? सार्कोप्लाज्म में थी। जब ये आपकी मर्जी के इंशा के बगैर कैल्शियम आयंस रिलीज होना शुरू होते हैं, तो दे स्टार्ट बाइंडिंग विद ट्रोपोनिन, क्योंकि वो इतनी ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाते हैं
कि वो उसको रेगुलेट करना चाहते हैं उस लेवल को जो कि बहुत मिनिमम पे गया होता है इनसाइड सार्कोप्लाज्म। जब ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंटर होता है सार्कोप्लाज्म में, इट स्टार्ट्स मेकिंग इट वे टुवर्ड ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन की तरफ जाना शुरू करते हैं। जैसे ही ट्रोपोनिन से बाइंड करते हैं, ट्रोपोनिन हट गए, ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन मायोसिन को मौका मिल गया बाइंड करने का। अब प्रॉब्लम क्या होती है, एक्टिन मायोसिन इधर उधर करीब के एटीपी की वजह से बाइंड तो कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, एटीपी टूट जाता है आपके पास और एटीपी रिमूव होता है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन हो तो जाती है, एडिशनल एटीपी मौजूद नहीं होता जो कि उसको वहां से रिमूव कर पाए। तो होता क्या है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट तो कर जाता है, आपके पास करीब आ जाते हैं मसल, लेकिन वो डिटैच नहीं हो पाता मायोसिन का हेड बिकॉज ऑफ एब्सेंस या लिमिटेशन ऑफ एटीपी इनसाइड द सार्कोप्लाज्म। तो वो कॉन्ट्रैक्शन एक जगह पे आकर रुक जाती है। हाँ, अगर वह एटीपी अबंडेंट होता और आप अपने होशावास में होते तो आप अपना पाँव मूव करते रहते, एटीपी की सप्लाई बढ़ती रहती और ये डिटैच होता, फिर दोबारा डीकॉक होता, फिर डिटैच होता, फिर कॉक होता, फिर डिटैच होता, कॉक होता, पावर स्ट्रोक जनरेट होते रहते। कंक्लूड करता हूं अपनी बात को, आपके पास कैल्शियम का लेवल सार्कोप्लाज्म में बहुत कम था, मिनिमम लेवल से भी नीचे। उसको बैलेंस करने के लिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिलीज करता है ताकि रेगुलेशन हो सके, होम्योस्टेसिस जनरेट हो सके। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम जनरेट होता है, ज्यादा अमाउंट है, वो जाके बाइंड कर लेता है ट्रोपोनिन के साथ। जैसे ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है, आपको मौका मिल जाता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन का। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है, वो दोनों करीब आ जाते हैं आपके पास। अच्छा, लेकिन चूंकि ये इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है तो ये आपकी मर्जी पे नहीं होता। जब आपकी मर्जी पे नहीं होता तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जनरेट होकर रुक जाती है पीछे से फर्दर, और एटीपी की सप्लाई ना होने की वजह से वो जो अटैच क्रॉस ब्रेसेस होते हैं वो डिटैच नहीं हो पाते। मेरी बात समझ में आई है तुम लोगों को? या मैं ऐसी बकवास कर रहा हूं? सर ये तो हम कभी नहीं बता सकते थे, कोई बात नहीं। ये आपसे पूछा भी नहीं आता पेपर में, ये आपसे पूछा भी नहीं आता पेपर में। ये मैं इसलिए बता देता हूं कि हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसा सवाल आ जाए। तुम लोग मुझे पढ़े लिखे लगते हो, इसलिए मैंने जवाब इस बात को खुद ही छेड़ दिया था। सर एटीपी क्यों कम हो गया? देखो, एटीपी जरूरत के वक्त इस्तेमाल होता है, एटीपी बॉडी में ऐसे नहीं चल रहा होता। एटीपी सेल के साइटोप्लाज्म्स के अंदर थोड़े अमाउंट में वैसे ही मौजूद होता है। जब आप कोई काम इंटेंशनली करने जाते हो, या आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, या आपके पास कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है, तो एटीपी की सप्लाई पीछे से आती है। एटीपी बॉडी में ऐसी फ्री में नहीं घूम रही होती, ठीक है? कुछ घूम रही होती है बहुत लिमिटेड अमाउंट में, लेकिन वो बहुत जल्दी यूज अप हो जाती है। जैसे इस केस में यूज अप हो गई कि वो जाके अटैच हुई मायोसिन हेड के साथ, वो एटीपी में कन्वर्ट हुई, चल मेरे भाई कॉन्ट्रैक्शन हो गए। अब वहां से रिमूव कौन कराए? वहां से रिमूव हो नहीं सकती। सर एटीपी की कमी की वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलेंट्री होती है, ये जवाब है इसका। मतलब एग्जैक्टली नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम आ जाता है, जो कि आपके ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को रिमूव कर देता है। मतलब आपने थोड़ा सा रिलीज करना था ताकि बैलेंस रहता, आप ज्यादा भरमार करके लेके आ गए, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुई है। एटीपी का तो सीन बाद में आएगा, क्योंकि एटीपी तो ऐसे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती ना, वो तो बन रही होती है, टूट रही होती है, बन रही होती है, टूट रही होती है, तो वैसे ही हो रहा था काम। हाँ भाई। देखो, मैंने सिंपल सी एक बात बोली थी कि अगर आपके पास अगर आपके पास कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम, अगर आपके पास कैल्शियम का कंटेंट सेल में कम है, इसमें तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ज्यादा छोड़ देगा उसको बैलेंस करने की, कमी को बैलेंस करने की। एक तो होता है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो थोड़ा बहुत आपने दिया मामला सेट हो गया।
एक ये कि इतना ड्रॉप हो गया लेवल आपकी वजह से कि आपने कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट नहीं रखा हुआ था, खाया पी रहे थे वो, तो उसको पूरा करने के लिए उसने कैल्शियम ज्यादा रिलीज कर दिया। ये ज्यादा कैल्शियम ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन से बाइंड करके एक्टिव मायोसिन की बाइंडिंग करवा देता है। ठीक हो गया। सर इन नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम स्टिल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। हर कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आएगा, कैल्शियम वहीं से आएगा, लेकिन वो रेगुलेटेड आता है जब आप कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्शन का तो रेगुलेशन आपके पास हो रही होती है उसकी, ठीक है, रेगुलेटेड अंदाज में आता है। क्या मैं अपनी बात यहां तक सबको समझा पाया हूं? क्या मैं अपनी बात यहां तक सबको समझा पाया हूं? अब बोलो बेटा। ठीक है, 1 और 2 पॉइंट, कौन सा 1 और 2 पॉइंट, कौन सा 1 और 2 पॉइंट बेटा है? कौन सा 1 और 2 पॉइंट? रिमशा बेटा अपनी आवाज का देख लेना जरा सीन। ओके रिमशा बेटा, हाँ आवाज और टिकट उड़ गया। सर ऑस्टियोआर्थराइटिस का 1 और 2 पॉइंट मैंने कहा था, अगर आपके पास कैल्शियम डेफिसिट डाइट होती है ना, तो उससे भी हमारी बोन्स भुरभुराने लगती हैं और एक दूसरे करीब आने लगती हैं, घिसने लगती हैं। वो जब घिसती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो वो कहीं से भी जाके अपने आप को जोड़ना शुरू कर देती हैं, जिसके नतीजे मसले होते हैं। कैल्शियम के कुछ आयंस हमारे साइनोविक फ्लूइड में भी होते हैं, तो वो आपके पास वहां से भी डेफिसिट होने लगते हैं। अगर मिसाल के तौर पे डाइट मेल नरिश्ड है, जिसमें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, जो साइनोविक फ्लूइड को बनाता है, उसमें कैल्शियम नहीं है जो बोन को बनाता है, तो ओवरऑल अगर आपकी डाइट में बेटा रिमशा अगर आप मोबाइल से हो ना, ऑनलाइन, मोबाइल से ऑनलाइन, तो मोबाइल की स्क्रीन में जब स्लाइड करो लेफ्ट या राइट साइड पे, तो पार्टिसिपेंट्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसमें कहीं एक जगह पे मैं होऊंगा स्क्रीन के ऊपर, उस स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे तो पिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसको पिन कर लेना, तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा। अगर लैपटॉप में हो तो लैपटॉप में ऊपर चल रहा होगा स्क्रीन पे, वहां पर एक कोने में ब्लू बटन होगा, ब्लू बटन को क्लिक करते जाओ, सबके स्क्रीन देखते जाओ, मैं कहीं वहां पर मौजूद हूँ, उसको क्लिक करना, वहां पर पिन कर देना मुझे, तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा। सर ये हमने एमकैट के लिए, एमकैट में तो ये भी नहीं है, पीएमसी के सिलेबस में तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको कुछ बातें, मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा मैंने वायरल इन्फेक्शन का ये बताया था कि समटाइम वायरल इन्फेक्शन में आपके पास ऐसा होता है कि कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है या कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस मुतासिर होते हैं, जिसके नतीजे में साइनोवियल कैविटी जो है वो खराब होने लगता है, या साइनोवियल जो फ्लूइड है वो बनना बंद हो जाता है। तो उसके नतीजे में जब वो बनना बंद हो जाएगा तो दबता रहेगा, एक वक्त आएगा वो खत्म हो जाएगा और बोन्स घिसना शुरू हो जाएंगे दूसरे के ऊपर, अच्छा खासी आपके लिए पेनफुल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो फिर मैं आपसे इजाजत दूंगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं या तो नई चीज स्टार्ट करूंगा, अगर इसमें से कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझसे वो समझ लेना। सर तो यही करने जो आप करवा रहे हैं, हाँ ये कर लो। सर फर्स्ट पॉइंट पे बात, फर्स्ट पॉइंट पे मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, उसमें आप अच्छी चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिससे आपका साइनोवियल फ्लूइड अच्छा हो, जिससे आपकी बोन्स वगैरह अच्छी हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी बोन्स भी खराब होंगी, और मेल नरिशमेंट की वजह से, अच्छे न्यूट्रिएंट्स ना लेने की वजह से आपका साइनोवियल फ्लूइड भी एक के ऊपर एक कोलैप्स करने लगेगा, या वो खत्म होने लगेगा, तो बोन्स कोलैप्स होने लगेंगे। सडन डेंटरी क्रैम्प्स में डिफरेंस क्या होता है? एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। टेटनी और क्रैम्प्स दोनों आपके पास तकरीबन सिमिलर होते हैं, तकरीबन सिमिलर होते हैं। हाँ कुछ केसेस में समटाइम ऐसा होता है कि टेटनी जो है वो बैक्टीरियल स्टिम्युलेशन से भी आती है, और टेटनी हमारे पास टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो भी कॉज करता है, इस वजह से उसको हम एडिशनल टेटनी कहते हैं। उसके अंदर भी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है, मसल्स की, बॉडी की फिट्स पड़ने लगते हैं, लेकिन सिम्टम वाइज बोथ ऑफ देम या कोर कॉज जो इनकी है उसमें कोई खास फर्क नहीं होता। समझ गए मेरी बात को? हाँ भाई, आज की क्लास को यहीं तक मैं वाइंड अप कर रहा हूं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसको, इन टॉपिक्स को बुक से रीड कर लेना अच्छे से। ये तमाम लेक्चर्स देने का मकसद ये होता है कि आपको हाइलाइट्स मिलती नहीं चीजों की। आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, जस्ट गो विद दैट पर्टिकुलर बोर्ड, उसकी बुक के साथ, लेकिन सिंध बोर्ड को भी साथ साथ देखते रहो
क्योंकि प्रोविंशियल टेस्ट होगा तो सिंध बोर्ड को फौकियत हासिल होगी। क्या मेरे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? फिलहाल क्लास को मैं यहीं तक रोकता हूँ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।